हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको 17 फरवरी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के पीढ़ी कलाकार थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 बार पूछा जाता है। यहाँ बताना, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन ए 6वीं पीढ़ी, बी 7वीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी, डी 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। यहाँ पर भी 21 पार्ट से लिया गया है, जी जीत में निरखा तो पार्ट से। ठीक है, ये क्या है? ये साक्षात्कार है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नौबत खान इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, नौबत खान इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन निबंध, बी कहानी, सी व्यक्ति चित्र, डी साक्षात्कार। तो नौबत खान इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसके लेखक कौन है? तेतुन्द्र मिश्र है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन रसोई थी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी डी रेणुका। तो दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी। और दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव के रहने वाले थे, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगले का जन्म कब होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, अगले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो अगले का जन्म कब हुआ था? तो अगले का जन्म जो है 1911 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी, अगले का पूरा नाम क्या था? तो अगले का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आ गया था। ठीक है, इनकी कविता कौन है? हिरोशिमा है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? यहाँ बताना, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन है 2, 3, सी 4, डी 1। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। यहाँ पे ऑप्शन बी, अब मंगू को लेकर कितना हुआ? तो 4 हुआ। ठीक है, मंगू की माँ की टोटल संतानें कितनी थी? तो 4 थी। अब मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 थी, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कवि माली मालिन किसे कहा है? ऑप्शन शंकर पार्वती को, बी गणेश लक्ष्मी को, सी कृष्ण राधा को, डी राम और सीता को। तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा कहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसके लेखक कौन है? तो रस खान है। ये किस कविता का है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका का है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी उम्र क्या थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन 27 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 24 वर्ष। तो जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। अब पंडित बिरजू महाराज कितने पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, वो कौन सा नृत्य करते थे? तो कथक नृत्य करते थे, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक, बी 1892 से 1913 तक, सी 1894 से 1914 तक, डी 1893 से 1913 तक। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक था। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, इसी भी याद रखिएगा। और इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ऑप्शन लुटेरों से, विदेश के दुश्मनों से, सी नादुरों से, इनमें से कोई नहीं। एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से, ऑप्शन सी। और देश को बचाने के लिए किससे बात करता है? देश के दुश्मनों से। और गांव को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से। क्या होगा? एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन अच्युत, बी गुण निधि, सी लक्ष्मण, डी शंकर। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। यहाँ पर ऑप्शन है, ये किस पाठ से लिया गया है? तो धात्विक विश्वास से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो सातकड़ी होता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, रही रास किसकी रचना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, रही रास किसकी रचना है? ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी नानक, डी घनानंद। तो रही रास किसकी रचना है? तो रही रास जो है गुरु नानक की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन बी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी में हुआ था, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1906 में, सी 1905 में, डी 1904 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? ऑप्शन मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पार्श्वी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? तो पार्श्वी वृत्ति के। यहाँ पे ऑप्शन सी, ये किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये क्या है? तो ललित निबंध है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर, बी सातकोड़ी होता, सी सुजाता, डी श्रीनिवास। तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? सुजाता के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी, सुजाता का पूरा नाम क्या है? देश रंगराजन है। ठीक है, ये नगर जो कहानी है ये कौन सी भाषा में है? तो तमिल भाषा में है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? यहाँ बताना, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, बी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सी सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, डी इनमें सभी। तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि जो है वो विदेशी हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए इस दुनिया में भी दुष्चक्र में श्रेष्ठा, सी पहले पुस्तिका, डी कवि ने कहा। तो बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पपाती को कौन सा रोग था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, पपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन टिटनेस, बी हैजा, सी कैंसर, डी मेनिंजाइटिस। तो पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस था। यहाँ पे ऑप्शन डी, इसमें क्या होता है कि उसको तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, उसको क्या था पपाती को? तो बहुत तेज बुखार था। अब पपाती किसकी लड़की थी? तो वली अमाल की, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, धरती कब तक घूमे किस बात संबंधित कहानी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा है। यहाँ बता, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा संबंधित कहानी है? ऑप्शन ए उड़िया, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी कन्नड़। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा संबंधित कहानी है? तो राजस्थानी भाषा से। यहाँ पर ऑप्शन सी, धरती कब तक घूमेगी मुख्य पात्र कौन है इसके? तो सीता है। और सीता के कितने लड़के हैं? सीता के 3 लड़के हैं। ये धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की थी? ऑप्शन 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की थी? तो 27 गद्य की रचना की थी। यहाँ पर ऑप्शन है, जबकि 45 कविता की रचना की थी, इसी भी याद रखिएगा। अभिमन्यु के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। ये क्या है, कौन सी विद्या है? तो यात्रा वृत्तांत है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पुस्तक की शिक्षा, बी यंत्रों की शिक्षा, सी बुद्धि की शिक्षा, डी हृदय की शिक्षा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है?
तो हृदय की शिक्षा। यहाँ पे ऑप्शन डी, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया का। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी? यहाँ बताना आपको जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए मन विगम, विमलता सेन, सी रूपसी बांग्ला, डी झरा पालक। तो जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो वनलता सेन। यहाँ पे ऑप्शन बी 21 पार्ट से लिया गया है, तो लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, ये जो जीवनानंद दास है ये कौन सी भाषा का कवि है? तो बंगाली भाषा का कवि है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, दूर चट्टानी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता दूर चट्टानी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है जीवनानंद दास, बी अनामिका, सी सुमित्रानंद पंत, डी रेनर मारे रेल के। तो दूर चट्टानी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारे रेल की है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, धात्विक विश्वास किस भाषा से संबंधित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ पर धात्विक विश्वास किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन कन्नड़ भाषा, बी तमिल भाषा, सी उड़िया से, सी गुजराती से। तो धात्विक विश्वास किस भाषा से संबंधित है? उड़िया भाषा से। यहाँ पे ऑप्शन सी, धात्विक विश्वास में किसका जिक्र किया गया है? तो बाढ़ का जिक्र किया गया है। किस तरह बाढ़ आने से मनुष्य पर क्या विपत्ति आती है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है सातकड़ी होता है। इसके मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? ऑप्शन हेकल को, बी हकर्स को, सी वॉरेन हेस्टिंग्स को, डी विलियम जोन्स को। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। यहाँ पे ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, दारिश नामक सोने के सिक्के कितने थे? ये जो सोने के सिक्के थे 172 थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, किसके अनुसार सैनिक संशोधन को बदल लिया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बता किसके अनुसार सैनिक संशोधन को बदल लिया गया? ऑप्शन बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सैनिक संशोधन को बदल लिया गया? तो खोखा के अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन बी, खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो कासू है। कासू किसका लड़का है? तो सेन साहब का लड़का है। ये किस पाठ से उदित है? ये जो है विश्व के दास से उदित है। इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, घनानंद की भाषा क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधि, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृत, डी पाली। तो घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा ब्रजभाषा है। यहाँ पर ऑप्शन सुनिए, घनानंद की हत्या कौन करता है? तो नादिर शाह के सैनिक करते हैं। ठीक है, घनानंद को क्या कहता है? तो प्रेम का पीर कहता है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बता कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनकी कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम है अक्षर ज्ञान। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? यहाँ बताना बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए नाइट विश्वास, बी दही वाली मगम्मा, सी नगर, डी माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा का। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्रीनिवास है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ला, बी अशोक वाजपेयी, सी अमरकांत, डी यतीन्द्र मिश्र। तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ पता भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा, डी बाल विवाह। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ये किस पाठ का है? ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। इसकी विजय क्या है? ये निबंध है। ठीक है, तो दोस्तों ये पर वीडियो समाप्त होता है।
यहाँ पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।